ज्योग्राफी का सबसे कंफ्यूजिंग जिस एरा को बोला जाता है वो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं या फिर ग्लोब को अच्छी तरह से समझ पाना। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को समझने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास होगा इस वीडियो के जरिए ज्योग्राफी को आसान बनाना। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है या फिर जिसको जटिल कहा जाता है इसको आसानी से समझा जाए। अंत में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सोल्व। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा या पूरे ग्लोब को अच्छी तरह से समझना और इससे जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है इसको भी हम लोग करेंगे यहाँ पर समझने और याद करने की कोशिश। अगर आप भी करते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस या इस तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमारे साथ। हम करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट और जटिल तरीक़ों को बहुत आसानी से। आज का टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। हम करते हैं इमेजेस, ग्राफ्स, 3D इमेजेज, पिक्चोरियल फॉर्म, इन सभी का प्रयोग और उद्देश्य होता है आपको अच्छी तरह से चीज़ों को समझाना। आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं जो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इंग्लिश में इसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस के नाम से जानते हैं। पृथ्वी में किसी स्थान की जो भौगोलिक स्थिति का निर्धारण होता है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा ही किया जाता है। क्या ये रेखा पृथ्वी पे पाई जाती है? तो नहीं, ये पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हम लोग ज्योग्राफी को समझने के लिए पढ़ते हैं। अक्षांश रेखा ये आप देख पा रहे हैं राइट टू लेफ्ट जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो ग्लोब पर वो रेखाएं जो बाएं से दाहिनी ओर जाती है ये अक्षांश रेखा होती है। सिमिलर वो रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है, इस फॉर्मेट में होती है, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अगर आपने ग्लोब को देखा है तो ये लाइन जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है देशांतर रेखा है और जो दाएं से बाएं की ओर जा रही है ये अक्षांश रेखा है। अब ग्लोब में आपको ये तीन चीज़ें मिलती है। एक तो अक्षांश रेखा जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, राउंड फॉर्मेट में होता है, लेकिन ये जब आप सामने से देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाती हुई एक लाइंस होती है। देशांतर रेखा ये भी आपको राउंड फॉर्मेट में ही होती है ऑलमोस्ट, लेकिन जब आप इसको सामने से देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर दिखाई देगी। और ये है ग्रिड फॉर्मेट। ग्रिड का अर्थ आप जानते ही हैं, इन दोनों के मिलने से जो इस फॉर्मेट का निर्माण होता है, मीन्स वो लाइंस जो ऊपर से नीचे की ओर है और दाएं से बाएं की ओर है, जब ये लाइन मिल जाते हैं तो वो ग्रिड का निर्माण करते हैं। आप जब वर्ल्ड को देख रहे होते हैं, वर्ल्ड मैप को, तो सबसे ऊपर आपको दिखती है अर्थात ध्रुवों के नीचे 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि आर्कटिक वृत्त पर है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि कर्क रेखा पर है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि मिडिल है, विषुवत या भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री का अक्षांश रेखा जो कि मकर रेखा है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कह सकते हैं इसे, और नीचे की ओर जो 66.5 डिग्री है अक्षांश रेखा ये अंटार्कटिक वृत्त है। तो आप इस लाइंस को अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे ऊपर जो अक्षांश रेखा आपको दिख रहा है वो आर्कटिक वृत्त है, तो वहीं जो सबसे नीचे दिख रहा है वो अंटार्कटिक वृत्त है। इसके अलावा आर्कटिक के ठीक नीचे जो आप लाइन देख पा रहे हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा है, तो वहीं अंटार्कटिक के ऊपर मकर रेखा है। मिडिल का जो पार्ट है ये विषुवत या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये भूमि के मध्य को बताने वाली काल्पनिक लाइन है। तो ये आप कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त को समझ गए होंगे। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो ऊपर की ओर है उत्तरी गोलार्ध में वो आर्कटिक है, जो दक्षिणी गोलार्ध में है 66.5 डिग्री अक्षांश पर अंटार्कटिक है। और ये अक्षांश मापा कहाँ से जाता है तो 0 डिग्री, जो 0 डिग्री वाला अक्षांश है एकदम मिडिल पार्ट जो है हमारे पृथ्वी का, यानी विषुवत या भूमध्य रेखा, इससे मापते हैं। ऊपर की ओर जो है वो अक्षांश रेखा है जो आर्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। नीचे की ओर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है ये जानी जाती है अंटार्कटिक वृत्त के रूप में। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो कर्क रेखा है
और अब अगर आपसे कोई पूछे कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। जबकि आप मकर रेखा पूछा जाए तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है, क्योंकि ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नीचे है। अब अगर आप इस वर्ल्ड मैप में इंडिया को देख पा रहे हैं, तो इंडिया तकरीबन वहीं 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा इंडिया से होकर के गुजर रही है। इसी प्रकार से हम लोग जब इस चीज़ को समझते हैं, इसके नीचे की ओर आते हैं, यानी कि आप जब अक्षांश रेखा वाले पार्ट में आते हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा वाले पार्ट में आते हैं, तो ये दिखता है आपको मकर रेखा। ये है आपको एक ओवरऑल व्यू जो हम लोगों ने देखा। ग्लोब विषुवत जो मैप होता है, विश्व का जो मैप होता है, उसके आधार पे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को समझा। साथ ही साथ आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त को भी समझा। इसी तरह अगर आसानी से आप समझना चाहते हैं चीज़ों को, और आप भी दे रहे हैं इस बार बीपीएससी 69वीं की परीक्षा को, तो आप जुड़ जाइए चैनल से, कर लीजिए इसे सब्सक्राइब। यहाँ पर आपको प्रतिदिन एग्ज़ाम के ठीक पहले, जो कि प्रस्तावित है 30 सितंबर, उसके पहले वाले दिन यानी 29 सितंबर तक हम इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके साथ लेकर के आएंगे। करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट पे बातें, जो कि जैसे कि अभी कर रहे हैं, और जटिल चीज़ों को समझने का भी होगा प्रयास। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, अक्षांश रेखा और इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट पे। भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, जो भी हम लोगों ने समझा। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांशीय वृत्त होते हैं। 2 अक्षांशीय वृत्त, ये इस तरह के वृत्त बन जाते हैं। 2 अक्षांशीय वृत्त, 2 अक्षांशीय रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या क्या होगी, तो 90-90, ये तो हम लोग जानते हैं, 180 और 1 हो जाएगा जो मिडिल वाला रहेगा, अर्थात 181। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए, तब अक्षांश रेखा की जो संख्या होगी वो 2 कम हो जाएगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हम लोग एक पॉइंट मान रहे हैं, तब इसकी संख्या होगी 179। 90-90 अक्षांश वृत्त हो रहे हैं, 90-90 डिग्री के, 1-1 डिग्री के अंतराल पे 90-90 की संख्या में अक्षांश वृत्त हो रहे हैं। टोटल जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 181 है, जिसमें 2 उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को भी काउंट किया गया है। अगर इसे हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, तब ये 179 रह जाएगी। तो ये अक्षांश रेखा से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। एक बार हम लोग इसको क्विकली देख लेते हैं, फिर बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पर। भूमध्य रेखा के समानांतर ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर होती है ये रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है, और अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए, तो फिर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाती है। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, जो अक्षांश रेखाओं के बारे में ही बात कर रही है, और कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट को करते हैं आपके साथ साझा। 2 अक्षांशों के मध्य के दूरी को जोन कहा जाता है। 2 अक्षांश के मध्य जो दूरी होता है, इसको जोन कहते हैं। सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है, जो कि इक्वेटर है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई होती है 40,075.16 किलोमीटर। भूमध्य रेखा की जो टोटल लंबाई है ग्लोब पर, ये 40,075 किलोमीटर है। तो ये याद रखिएगा, भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075 किलोमीटर है। अब आइए इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। भूमध्य रेखा और सूर्य के बीच का क्या रिलेशन है, कैसे सनलाइट पृथ्वी पे पड़ती है, किस तरह से उसका वो होता है, किस तरह से हम लोग उसके वितरण को समझते हैं। तो ये वो स्लाइड्स है जहाँ से हम लोगों ने समझना शुरू किया था। इसी में हम लोग आगे आते हैं। एक फैक्ट है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकता है, जो भी हम लोग समझने वाले थे। यहाँ आपको दिख रहा होगा, हमने ऊपर और नीचे दोनों को पोलर माना है, मैंने ध्रुव माना है। ध्रुवों के लिए दिन और नीचे के लिए रात दिखाया जा रहा है।
सन का जो लाइट है जिस क्षेत्र पे पड़ रहा है वो दिन है, जो बैक में है वो रात है, हम लोग जानते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमकते हैं, इसलिए इस कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर आ जाते हैं, जो आप नीचे की ओर देख पा रहे हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। फैक्ट्स जो हमें याद रखने हैं, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर चमक रहे होते हैं। सिमिलरली 22 दिसंबर को मकर रेखा के एकदम ऊपर चमकते हैं, इस कारण से यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून और 22 दिसंबर ये याद रखिएगा। 21 जून को हम लोग योगा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इससे भी आपको याद रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में हम लोग आते हैं तो हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम लोग चले तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर आ जाते हैं, इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा 21 जून और 22 दिसंबर का क्या रोल होता है और क्या किस तरह से यह काम करता है, किस तरह का खेल है ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़े अपने अगले स्लाइड्स पे। इसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं फ्रेंड्स कि हम लोग अभी से लेकर के जो प्रस्तावित तिथि है 30 सितंबर, इसके पहले तक अर्थात 29 सितंबर तक हम लोग लेकर के आएंगे ऐसे कंटेंट को जो आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन और रिवीजन दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। और हम लोग इसके साथ साथ कुछ और कंटेंट्स भी है जहाँ से आप अपने आप को एवेल्युएट वगैरह कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं इस अगले स्लाइड्स को। अब ये एक क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबान, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये वो देश है जहाँ से होकर के ये गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबान, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। भूमध्य रेखा यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैप पे सभी देशों को दर्शाया भी गया है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये हम लोग से छूट रहा था। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और फिर किरिबाती। आ रहा है फ्रेंड 15 अगस्त, और ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। 15 अगस्त के वीडियो में हम लोग करेंगे चर्चा मॉडर्न हिस्ट्री की, और किस प्रकार से भारत आज़ाद हुआ इसके ऊपर हम लोग एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे, जिसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से अरेंज कर देगा, बहुत अच्छी तरह से उसको क्लियर कर देगा। और इस दिन हम लोग करेंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर पूरा चर्चा। मॉडर्न हिस्ट्री के इस विशेष क्लास से चाहे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं हमसे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और फिर आप हमारे इस क्लास से जुड़ जाएंगे, जो एक दिन का आपको 15 अगस्त वाला जो क्लास होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगा। हम लोग मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, और इसमें स्वतंत्र रूप से हम लोगों ने एक क्लास रखा है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर होगा। चर्चा होगी 1757 से 1947 तक के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लेकर, और अंग्रेजों के स्थिर होने से लेकर अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक के कहानी को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आप इस फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल करके 13 अगस्त के पहले, यानी 13 अगस्त के शाम 6 बजे तक आप अपना नाम इनरोल कर सकते हैं। फिर आपको इस नंबर पे कॉल करके क्लास से जोड़ लिया जाएगा, और 15 अगस्त का जो क्लास होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगा। इसके साथ साथ अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं थोरोली अगर हमारे मदद से, तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पे कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस ऐप का।
आप इस ऐप से जुड़कर भी अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स के रूप में न्यूज़पेपर, मॉक टेस्ट्स और जो भी एग्ज़ाम आगे आ रहे हैं या सब्जेक्ट वाइज जो वीडियोस है ये आपको उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल बीपीएससी 69वीं के लिए यहाँ 2 कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। एक फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, और इस कोर्स को आप ऐप डाउनलोड करके ख़रीद सकते हैं 0 पेमेंट करके, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स आपका होगा। और इस कोर्स में आपको मिल जाएंगे करेंट अफेयर्स विशेष, फिर कुछ ऐसे नोट्स जो विश्वसनीय स्तर के होंगे और वो आपके प्रिपरेशन में मदद करेंगे। इसके अलावा आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ हमारे क्लास के जुड़े नोट्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, गाइडेंस मिलेगा कैसे आप बीपीएससी की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। एक और कोर्स है वहाँ जो अफोर्डेबल प्राइस पे है, बिल्कुल न्यूनतम प्राइस है। आप उसे जाकर के अगर आप कर रहे हैं प्रिपरेशन और अगर आपको लगता है तो आप जाके उस कोर्स को ख़रीद सकते हैं। वहाँ से आपको नॉमिनल फ़ी, एक बहुत अफोर्डेबल फ़ी है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इस तरह का फ़ी है। उससे आप जा कर के ऐप से ख़रीद सकते हैं हमारे कोर्स को, जहां आपको मिल जाएगा हमारे क्लासेस के कुछ ऑडियो क्लिप्स, वीडियोस के ज़रिए जो चीज़ों को समझाया गया है वो। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगी और आप अपने डाउट को वहां क्लियर कर सकते हैं। ऑन कॉल आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। इसके लिए आपको मैसेज करके अपने आप को अपॉइंट करना पड़ेगा। जो समय हमारा रहेगा प्रायः वीकेंड का रहेगा, उस समय हम लोग डिटेल्स में चीज़ों को समझेंगे और आपके जो भी डाउट रहेंगे उसे क्लियर करने का कोशिश किया जाएगा। फिलहाल आते हैं हम लोग मकर रेखा पे। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। इसके पहले हम लोगों ने विषुवत रेखा को देखा था, अब हम लोग देख रहे हैं मकर रेखा। 10 देशों से होकर गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। याद करने का ट्रिक है ABC, PNB, MAMS। ABC, PNB, MAMS, ये 10 देश है जो मकर रेखा से होकर गुजरती हैं। हम लोगों ने देखा था मकर रेखा है कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में है नीचे की ओर। मकर रेखा पे सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और ये वो 10 देश है जो आप देख पा रहे हैं जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। नंबर 1 पे है चिली, नंबर 2 आपको अर्जेंटीना। यहाँ जिस नंबर में दर्शाया गया है वही नंबर ऊपर पिक्चर के रूप में वही नंबर ऊपर पिक्चर में दर्शाया गया है, जिससे आप समझ पाए। जहाँ 2 है इसका मतलब अर्जेंटीना है, 3 यानी पराग्वे, 4 पे जिस देश को दिखाया जा रहा है ये है ब्राज़ील, 5 पे है नामीबिया, 6 पे बोत्सवाना को दिखाया गया है, आप ऊपर देख सकते हैं। 7 पे दक्षिण अफ्रीका है, 8 मोजाम्बिक, 9 मेडागास्कर और फिर 10वां है ऑस्ट्रेलिया जो कि नीचे की ओर है। ट्रिक है ABC, PNB, MAMS। A फॉर ऑस्ट्रेलिया, B फॉर ब्राज़ील, C फॉर चिली, और इसी तरह से आप PNB जैसे पराग्वे, नामीबिया और बोत्सवाना को ले सकते हैं। MAMS में आ जाएगा मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका। तो ये अगर हम ट्रिक याद रखते हैं ABC, PNB, MAMS, तो आप मकर रेखा से गुजरने वाले देशों को याद रख सकते हैं आसानी से। तो इस स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा मकर रेखा से गुजरने वाले 10 देशों को जो मकर रेखा से होकर गुजरती है। अब हम लोग अगले स्लाइड्स पे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे कर्क रेखा से गुजरने वाले कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। इसमें हम लोगों ने देखा मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो 10 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा को भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, कर्क रेखा से जुड़े देश कौन कौन से हैं। आज ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं अक्षांश, देशांतर, ग्लोब को अच्छे से तैयारी करने की कोशिश है और हम लोग ग्लोब को अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये अभी जो साउंड आया, इस तरह का साउंड बहुत कोशिश करने के बाद भी आ ही जाता है।
सो हमारा प्रयास रहता है कि हम मिनिमम इंटरप्शन के साथ आपको अच्छे से समझा पाएँ। फिर भी ये जो आवाज़ आते हैं, मुझे लगता है कि इतना क्लासरूम के दौरान भी हमें फेस करना पड़ता है और हम लोग उस समय चीज़ों को समझ लेते हैं क्लासरूम में। तो अगर आप थोड़ा कॉन्सन्ट्रेटिव होंगे तो चीज़ों को हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे, जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट को देखेंगे। कर्क रेखा से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट अब बनते हैं। विषुवत रेखा को हम लोगों ने देख लिया है, मकर रेखा को देख लिया है, तो अगला अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है, इंक्लूडिंग इंडिया। इसमें इंडिया भी शामिल है। ये 18 देश है: मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मुरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। सो कर्क रेखा सबसे अधिक देशों से गुजर रही है, 18 देशों से होकर गुजर रही है। मैक्सिको, आप एकदम देख सकते हैं यहाँ ग्लोब में दिखाया गया है, कर्क रेखा को प्रारंभ हो रही है, लेफ्ट से राइट तक क्रॉस करते हुए निकल रही है। सो कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है। बहामास, मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, मुरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और फिर ताइवान। ट्रिक है 5M: मैक्सिको, मोरितानिया, माली, मिस्र, म्यांमार। 3B: बहामास, भारत, बांग्लादेश। 2C: चाड और चीन। SOU यानी सऊदी अरब, UAE, ओमान। और LAWN लीबिया, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा और नाइजर। यहाँ पर CCT होगा, MMM, ये जो 5M है, 3B है, इसके नीचे CCT होगा, यानी चाड, चीन, ताइवान। सो टी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये मिस्टेक से छूट गया है। SOU सऊदी अरब, UAE, ओमान, और लॉन लीबिया, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा और नाइजर। सो ये है कर्क रेखा, और उससे कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले कर्क रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है उनके नाम। तो हम लोगों ने तीनों रेखा को पढ़ लिया: विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। विषुवत रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, और फिर इस स्लाइड्स में हमने देखा कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले कंटेंट पे। उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप अगर BPSC 69वीं में इस बार बैठने वाले हैं और कन्फ्यूज़न में है कि पता नहीं मेरी प्रिपरेशन है कैसी, या फिर मैं अपने प्रिपरेशन में जो कमियां हैं उसको कैसे ढूंढूं, कैसे उससे बाहर निकालूं, तो इसका एक बहुत सुंदर रास्ता है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप यहाँ से ऐप को डाउनलोड कर ले। ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपको BPSC CSE, BPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस टेक्स्ट बुक को जब आप खोलेंगे तो यहाँ आपको 2 फ्री टेस्ट मिलेंगे। दोनों ही 75 नंबर के हैं। प्रश्न के पैटर्न को वहीं लाया गया है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सिलेबस भी जो है वो मोर और लेस वही है जो हम लोग अपने एग्ज़ाम में सोल्व करते हैं। सो ये जो पैटर्न है और ये जो सिलेबस है, ये दोनों ही बहुत आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है इस अपने प्रिपरेशन को करने के लिए, जहाँ इतना बड़ा कंपटीशन है और कंपटीशन के बाद निगेटिव मार्किंग ला दी गई है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको हम लोग जान रहे होते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जान रहे होते हैं, और इस समय हम एक लालच में आ जाते हैं, या यूँ कहे कि जब हम लोगों ने कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो उसको अटेम्प्ट करना कंपलसरी मान लेते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा सेक्टर कमज़ोर है जिसे हम अच्छा करके जाएं, और वहाँ एग्ज़ाम हॉल में हमें इस तरह की दुविधा में पढ़ने से बचा जाए।
ये जो मॉक टेस्ट है ये इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप जब मॉक टेस्ट को कंप्लीट करके सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के साथ ही वो एक एनालिसिस आपको प्रेजेंट करता है, जिस एनालिसिस में आपको अलग अलग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चीज़ों को बताया गया है और ये दर्शाया गया है कि किस विषय के किस चैप्टर के किस प्रश्न को हल करने में आपने कितना समय लिया, आपकी एक्यूरेसी कितनी प्रतिशत रही है, किस सब्जेक्ट में रही है। उससे आप देख सकते हैं कि आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है। साथ ही साथ उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ डाली गई है वो ये है कि आपको कंटेंट को आप जब सोल्व कर लेंगे इसके बाद वहाँ एक क्राइटेरिया बनाया गया है, जिसमें अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो इसे चुनना है। इसे चुनने के बाद आप जब सबमिट करोगे एग्ज़ाम को, जो आप टेस्ट दिए रहोगे उसको जब सबमिट करोगे तो वो आपको ये बता देगा कि इस रिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ इस प्रश्न का बनता जो आप सोल्व कर रहे हैं तो आप उसमें ग्रीन जोन में रहते या नहीं रहते, जो ऑलमोस्ट आपको आपके एग्ज़ाम के बाद भी देखने को मिलेगा। तो ये एक यूनिक चीज़ है जो यहाँ अवेलेबल है और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। 2 मॉक टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में कहाँ कमी रह गई है। आप उस कमी को ठीक करने के लिए अपने टीचर, अपने नोट्स, अपने आप को उसमें मेहनत करके आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो समय है जब हम कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। हम लोग इसी प्रयास के लिए हम लोगों ने इस सीरीज को भी शुरू किया है। आपका जिस विषय में जिस भी कंटेंट में दिक्कत है उसे पिक्चोरियल फॉर्म में यहाँ समझाया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको दिक्कत रह जाती है उस ऐप को समझने में या वहाँ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। यहाँ हम सॉल्व करेंगे आपके उस डाउट को और साथ ही साथ आप जब उस क्वेश्चंस को कर लेंगे आपको एक और चीज़ मिलेगा सबमिशन के समय जो सबसे कीमती है, और वो है एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, डिटेल्स में चीज़ों को समझाया गया है और वहाँ आप देख पाएंगे कि आपको बताया जाएगा कि आपका उत्तर गलत हुआ तो क्यों हुआ, और ना सिर्फ उस कंटेंट को एक्सप्लेन करेगा जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, बल्कि उससे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण कंटेंट हो सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इन सारे कंटेंट को बहुत बेहतर तरीके से वहाँ समझाया गया है। अगर आप अपने इस 2 टेस्ट के बाद ऐसा आप फील करते हैं कि आपको कोर्स खरीदना चाहिए तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जो टेस्ट आपको लगाने ही चाहिए। बस आपको इसके लिए ऐप को डाउनलोड कर लेना है और ऐप में जो दिया गया है माई कोर्स, वहाँ जाना है। वहाँ आपको बीपीएससी सीएससी 2023 का जो क्वेश्चन है, जो मॉक टेस्ट है, इसी को आपको सोल्व करना है। फिलहाल हम लोग आज कर रहे हैं कर्क रेखा, देशांतर और अक्षांश रेखाओं को, इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे और देखेंगे इससे आगे के फैक्ट्स को जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देशांतर रेखा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग और एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं ये वो महत्वपूर्ण कंटेंट है। पहला है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसको क्या कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिला रही है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, ये देशांतर रेखा है। ध्रुवों से भूमध्य की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, जैसा कि आप ग्लोब में देख पा रहे हैं और यहाँ चित्र में भी दिखाने का प्रयास हो रहा है। जब भी ध्रुवों से, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव हो, जब आप ध्रुवों से विषुवत की तरफ जा रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि जो दूरी है वो बढ़ते जा रही है देशांतर रेखाओं के बीच। सिमिलरली जब आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी। 2 देशांतर रेखाओं के बीच जो सबसे अधिक दूरी होती है वो कहाँ होगी, तो भूमध्य रेखा पर होगी। हर 1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है, तो कुल मिलाकर ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लोब जो है वो 360 डिग्री है और हर 1 डिग्री पे 1 रेखा है, तो 360 डिग्री पे 360 देशांतर रेखाएं होंगी। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है, जबकि 180 डिग्री
180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसको गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। तो ये देशांतर रेखाओं से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम लोग आएंगे अपने अगले स्लाइड्स पे। एक बार क्विक देख लिया जाए। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है और दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। इस पिक्चर में आपको दर्शाया जा रहा है देशांतर के आधार पर ही किसी देश का समय ज्ञात किया जाता है। विश्व के सभी देशों ने सर्वसम्मति से तय किया कि लंदन के पास जो ग्रीनविच वेधशाला है इससे गुजरने वाली रेखा से ही समय का निर्धारण किया जाएगा। कहाँ से? तो लंदन में है ग्रीनविच वेधशाला, इससे गुजरने वाली रेखा से ही समय का निर्धारण किया जाता है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। देशांतर के आधार पर ही किसी देश का समय ज्ञात किया जाता है। ये याद रखिएगा, देश का समय ज्ञात करना है तो आप अक्षांश में नहीं देशांतर पे जाएंगे और यहीं से आप डिसाइड करते हैं कि कहीं किसी स्थान का समय क्या होगा। ये जो मिडिल पार्ट आप देख पा रहे हैं लंदन के पास जो ग्रीनविच वेधशाला है, यहाँ से गुजरने वाली रेखा को ही समय का निर्धारण करने के लिए माना। यहाँ से जब आप राइट की ओर बढ़ते हैं, माने हमारे राइट की ओर यानी पूरब की ओर आप बढ़ते हैं तो टाइम प्लस होते जाता है और जबकि हम लोग लेफ्ट की ओर यानी पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो टाइम माइनस होते जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समय का निर्धारण कर सकते हैं। यह था अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और उसको निर्धारित करने की जो शैली है वो ग्रीनविच वेधशाला हो गया, जो मिडिल वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं। पूरब की ओर जाने पर समय में वृद्धि देखने को मिलती है, प्लस होते जाती है। पश्चिम की ओर आने पर समय में कमी देखने को मिलती है, यानी कि माइनस होते जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने अगले स्लाइड्स में अगले कंटेंट को। फिलहाल आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत बेहतरीन है। आप वो मैंने पहले भी आपको बताया है, 15 अगस्त के क्लास में आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। आपको बस इसके लिए व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है, या आप इस जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी जुड़ सकते हैं। या आपको व्हाट्सएप में लिखना है 15 अगस्त क्लास, बस इतना ही लिखना है। हम उस क्लास में आपको जोड़ लेंगे। लास्ट जो टाइम है वो है 13 अगस्त का। 13 अगस्त तक आपको इसके लिए अपॉइंट कर लेना है, 13 अगस्त 2023। और हम मनाएंगे 15 अगस्त को फ्रीडम ऑफ लर्निंग डे। इसमें हम लोग जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, यानी 1757 में अंग्रेजों के स्थिर होने से लेके 1747 तक 90 वर्षों का इतिहास, जिसमें अंग्रेज भारत से वापस जाते हैं इन चीज़ों को। हमारा अगला स्लाइड्स बता रहा है जीएमटी यानी ग्रीनविच टाइम के बारे में। ग्रीनविच टाइम के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट होता है। तो इस तरह से अगर 1 घंटा का अंतर पड़ेगा समय में तो इसके लिए 15 डिग्री देशांतर रेखा जो होगा वो 1 घंटा के अंतर के बराबर होगा। 24 आवर इक्वल टू 360 डिग्री है। अब जब आप 360 को 24 से माइनस करेंगे तो 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री में 60 मिनट है तो 1 डिग्री में 4 मिनट हो जाएगा, ये आप जानते हैं। हम लोगों ने देखा था ग्लोब का जो लाइन है, ग्लोब जो होता है ना पूरा 360 डिग्री का होता है। तो पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। तो 24 घंटे में अगर 360 डिग्री को घूम रही है तो 1 घंटे में 360/24 यानी 15 डिग्री को, और अगर 15 डिग्री घूम रही है 60 मिनट में तो 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी। ये हमारा रहेगा। बहुत आसान सा चीज़ है जिससे हम लोग समझ सकते हैं टाइमिंग्स को। जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। कैसे किया जाता है? 1 डिग्री देशांतर में अगर कोई पूरब की ओर बढ़ा है तो उसमें 4 मिनट ऐड हो जाता है, और अगर कोई पश्चिम की ओर है तो 4 मिनट उससे माइनस हो जाता है। यही वो कंटेंट है जो हम लोग समझ रहे थे। अर्थात पश्चिम की ओर अगर कोई 15 डिग्री तक जाता है तो 1 घंटा माइनस हो जाएगा ग्रीनविच टाइम से, और अगर वो पूरब की ओर जा रहा है तो 1 घंटा प्लस हो जाएगा ग्रीनविच टाइम के अनुसार। तो ये हम लोगों ने देखा जीएमटी अर्थात ग्रीनविच टाइम, और उसके आधार पर समय का आकलन कैसे किया जाता है।
तो ये मुझे लगता है कि आप लोग के समझ में आ गई होगी। जनरली लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। तो अगर आप एक सामान्य सा थ्योरी जानते हैं कि जो एक वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है और हमारा ग्लोब भी लगभग एक वृत्त शेप में ही होता है, तो वो 360 डिग्री का होता है। यानी पृथ्वी पूरी तरह से जो अपने आप का चक्कर लगाती है, पृथ्वी पूरी तरह से जो एक बार घूम जाती है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, और फिर इस तरह से हम लोग टाइम को निकाल सकते हैं। पहले भी हम लोगों ने देखा था ग्रीनविच टाइम को पढ़ते समय कि पूरब की ओर जब हम लोग जा रहे हैं, यानी आप जब वीडियो देख रहे हैं आपके राइट साइड में जो पिक्चर्स बन रहा है वहाँ अगर हम जा रहे हैं तो हमें टाइम ग्रीनविच टाइम से प्लस होते हुए मिलेगा, जबकि अगर हम लोग लेफ़्ट साइड यानी पश्चिम साइड जा रहे हैं तो वो माइनस होते हुए मिलेगा। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले कंटेंट पे और देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सोल्व जो अक्षांश और देशांतर रेखा से पूछे गए हैं। आपको बस बीपीएससी तक हमारे चैनल से जुड़े रहना है, या उसके बाद भी हम कंटिन्यू लेकर के आते रहेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को। फिलहाल आपको बीपीएससी प्रीलिम्स अर्थात 30 सितंबर के पहले तक उन वीडियोस को लाए जा रहे हैं जिससे बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, जो बीपीएससी के लिए हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय समय की गणना की जाए तो जीएमटी के आधार पर ही हम लोग अपना समय भी गणना करते हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हम लोगों ने अभी पढ़ा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। हमारा जो है वो 82.5 डिग्री का अंतर है, तो 82.5 डिग्री इंटू 4 करेंगे तो 330 मिनट। 330 मिनट को जब हम लोग घंटा में बदलते हैं तो 5.5 घंटा आता है, यानी 5 घंटा 30 मिनट। तो भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से, क्योंकि भारत पूरब की ओर आता है, तो 5.5 घंटा प्लस है। ये याद रखेंगे। भारतीय समय की गणना कैसे की जा रही है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। भारत जो है वो 82.5 डिग्री पे स्थित है, तो 82.5 डिग्री को जब हम लोग 4 से गुना करते हैं तो ये आ जाता है 330 मिनट। 330 मिनट को जब आप घंटा में बदलते हैं तो ये हो जाता है 5 घंटा और 30 मिनट। जीएमटी के आधार पर ही हमारे यहाँ भी समय का आकलन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया भारतीय समय की गणना। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो पृथ्वी पर खींची गई 180 डिग्री देशांतर रेखा वाली काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है, मतलब ये स्ट्रेट है ऐसा नहीं। एक तो आपको नीचे की ओर ब्लैक स्पॉट में दिखाई दे रहा है, यहाँ से मुड़ रहा है, फिर ऊपर की ओर मुड़ते हुए उत्तरी ध्रुव के पास मुड़ते हुए चला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। ये जो रेखा है ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, और इसके जो सबसे नज़दीक में है यह है बेरिंग जलडमरू मध्य। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और इसके सबसे नज़दीक में है बेरिंग जलडमरू मध्य। तो ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। ये तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये वो पिक्चर्स है जिसमें आप डिटेल्स में देख पा रहे हैं। ऊपर आपको टाइमिंग्स वगैरह को दिखाया गया है प्रत्येक देश का, और नीचे ये मैप में दिखाया जा रहा है ग्रीनविच टाइम लाइन को। यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए जो 180 डिग्री इधर होगा और 180 डिग्री पीछे की ओर होगा, तो इसको मिलाकर के आप एक बना सकते हैं वृत्त की तरह। ये जो ध्रुव पे आया 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, फिर आगे की ओर बढ़ता है। जैसे ये टोटल 360 डिग्री का है, तो मिडिल का जो पार्ट है वो 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। इस आधार पे हम लोग कहीं के भी समय रेखा को निकाल सकते हैं, केवल उसके देशांतर की स्थिति को देखकर। देशांतर की स्थिति को जानकर बहुत आसान हो जाता है टाइम को पता करना। आगे हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, और अगला स्लाइड्स अब हमारे इंफॉर्मेशन का लगभग आखिरी स्लाइड्स होगा। इसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को सोल्व, ताकि आप ये समझ पाए कि आपने अक्षांश और देशांतर रेखा को अच्छे से समझा कि नहीं, और ये भी जान पाए कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो अक्षांश और देशांतर से किस प्रकार के बने हुए हैं। तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे कि आपको किस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने हैं। फिलहाल ये वो हम लोग पिक्चर्स देख रहे हैं जहाँ से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो हम लोगों ने डिटेल्स में ऊपर देखा है।
टाइम लाइन जो है वो जीएमटी है, ग्रीनविच टाइम है। 1 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो 4 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। और किस प्रकार से रिप्रेजेंट करती है ये भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है, सॉरी प्रीवियस स्लाइड्स में देख लिया है। सो ये था अक्षांश और देशांतर रेखा और उससे जुड़े ग्रीनविच टाइम्स और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आप कह सकते हैं, और इनका निर्धारण कैसे किया जाता है ये सब कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में समझा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। अगले स्लाइड्स पे बढ़ने से पहले मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था उसको कंप्लीट कर दूं कि आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है। और बीपीएससी के ठीक पहले तक हम हर संडे लेकर के आएंगे एक मॉक टेस्ट जो आपको बनाने हैं, या मॉक टेस्ट लेवल के क्वेश्चंस को जो हम लोग क्लास में इस वीडियो वाले क्लास में सॉल्व करेंगे। और इसी दिन आपको 3+ वीडियो देखने को मिलेगा। लगभग हर संडे को 3 के आसपास वीडियो आएंगी, 3 या 3 से अधिक वीडियो ही आएंगी, जिसे आप संडे को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। फिलहाल अब हम लोग अपने अगले स्लाइड्स की ओर बढ़ेंगे, और इस स्लाइड्स के बाद हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना है। तो अगले स्लाइड्स की ओर हम लोग बढ़ें इससे पहले आपको एक क्विक रिवीजन करा दें। जीएमटी होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो हम लोग समझ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ। तो एकमात्र महाद्वीप जहाँ से होकर तीनों रेखाएं गुजरती है वो अफ्रीका महाद्वीप है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है, जबकि मकर रेखा को लिम्पोपो और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। सो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा विषुवत लाइन जो है, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, इसको 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। तो ये था हमारा आखिरी स्लाइड्स जो यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से अब आपका काम शुरू होता है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इसे जरूर सोल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो ये भूमध्य रेखा हो जाएगा। आरआरबी 2003 का प्रश्न है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? ये आज हम लोगों ने किया, अभी गोरे नाम से जाना जाता है। देशांतरों की संख्या कितनी है? 24, 90, 180, 360। तो हम लोगों ने अभी किया था ग्रीनविच टाइम के समय भी। पूरे पृथ्वी को समझने के लिए आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? एसएससी 2012 का प्रश्न है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये तो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो दक्षिणी अक्षांश। तो ये तीसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश, ये भी गलत है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, ये सही है। इस तरह से हम लोग अगर देखते हैं तो किसका गलत मिलान किया गया है? ये हो जाएगा बी, 2 और 3। ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर? देशांतर जो होता है, देशांतरीय दूरी, वो 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होता है। कितने? तो एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। 1 घंटे में जो देशांतर दूरी है वो 15 डिग्री का समय अंतराल होगा, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का होता है, तो 15 डिग्री में 60 मिनट का हो जाएगा। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती, वो आपको बताना है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? एसएससी 2013 है, तो ये नेपाल से नहीं गुजरती है। बीपीएससी 2011 का प्रश्न है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो ये कितने डिग्री पर स्थित है ये बताना है। तो 1 घंटा के लिए 15 डिग्री, तो 2 घंटा के लिए 30 डिग्री, और ग्रीनविच से इसका टाइम आगे बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको उत्तर है, ऑप्शन है ए 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, बी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, 28 डिग्री पूर्वी देशांतर और 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर। सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना का अंतर होता है? 4 मिनट का होता है। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे है, तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? 12 घंटा आगे है, तो हम लोग देख रहे थे लोग कि 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर पड़ रहा था, तो ये 180 डिग्री
ईस्ट, यानी कि सी इसका उत्तर होगा। फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो में। हम लोग फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। करते रहिए आप अपने प्रिपरेशन को एंजॉय। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।